आप हमारी जान बन गए। पहला लेक्चर। दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उत्सुकता, नए लोगों से मिलने का मौका और साथ ही खुद को साबित करने की चुनौती। जैसे ही मैंने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला, हल्की हल्की गॉसिप की आवाज़ें कानों में पड़ी। कोई अपने वीकेंड प्लान्स पर चर्चा कर रहा था, तो कोई अपने नए ब्रांडेड बैग की तारीफ करवा रहा था। माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। मैं धीमे कदमों से क्लास के पिछले कोने में जाकर बैठ गई। पीछे बैठना हमेशा से मेरा सेफ जोन था, दिखने में लो प्रोफाइल और सोचने में फ्री। आसपास की लड़कियों पर नजर डाली। एक ग्रुप पूरी तन्मयता से लड़कों की चर्चा में डूबा था। वो आरव कितना स्मार्ट है ना, जैसी बातें हो रही थी। दूसरी तरफ एक लड़की अपने अफेयर के किस्से ऐसे सुना रही थी जैसे किसी फिल्म का प्लॉट हो। मैंने एक लंबी सांस ली। ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या मैं यहाँ किसी से जुड़ पाऊंगी, या फिर ये 4 साल बस मेरी पढ़ाई और खुद से बात करने में ही निकल जाएंगे? इन्हीं उलझनों में खोई थी कि अचानक क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी गॉसिप और हंसी मजाक बंद हो गई। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक सख्त चेहरे वाले लेक्चरर खड़े थे, हाथ में किताबें, आंखों में गंभीरता। उन्होंने एक नज़र पूरे क्लास पर डाली और उनकी आंखें जैसे कह रही थी, ये समय अब मजाक का नहीं है। क्लासरूम का माहौल तुरंत बदल गया। जहां अभी तक फिजूल बातें हो रही थी, वहां अब सब ने अपनी नोटबुक्स खोल ली। मैंने भी झट से बैग से अपनी नोटबुक निकाली और सीधे बैठ गई। ये मेरा पहला लेक्चर था और ये पल मेरी इस जर्नी का पहला अध्याय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम के.आर. नारायण है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मानो कमरे में गूंजते हुए हर शब्द ने मुझे पकड़ लिया। उनके बोलने का तरीका ऐसा था कि पूरी क्लास चुपचाप सुन रही थी, और उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। वह कोई आम प्रोफेसर नहीं थे। चेहरे की झुर्रियां जैसे अनुभव और सख्त फैसलों की कहानी बयां कर रही थी। लेक्चर शुरू हुआ और मैं भी बाकियों की तरह नोट्स लेने लगी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर जैसे कुछ बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे लगातार घूर रहा है, जैसे कोई था जो मुझे सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। मैंने हल्के से गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन सब अपने अपने नोट्स में मग्न थे। फिर भी कुछ था जो नजर नहीं आया, लेकिन मेरे दिल ने उसकी आहट सुन ली थी। क्या ये मेरा वहम था? लेक्चर खत्म होते ही शर्वरी आ गई। चल, कैंटीन चलते हैं, आज पहला दिन है और तू ऐसे बैठी है जैसे किसी ने तुझे सीक्रेट मिशन पर भेजा हो। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। हम कैंटीन पहुंचे। वो शोर, वो चाय की खुशबू, वो हर टेबल पर नए दोस्ती के किस्से, सब कुछ वैसा ही था जैसा कॉलेज लाइफ में होता है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। तू सुन रही है मेरी बात? शर्वरी ने टोका। मैंने झिझकते हुए पूछा। हाँ, नहीं, मतलब शरू, एक बात बता प्लीज, क्या पीछे कोई बैठा था? मतलब मेरे पीछे? क्या मतलब? क्लास में बहुत लोग थे यार, उसने कहा। तू कुछ ज्यादा सोच रही है। मैंने कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाया, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। दिन यूं ही गुजरते गए। तब तक पहला महीना बीत गया, इसका पता ही नहीं चला। कॉलेज के रूटीन में अब मैं धीरे धीरे ढलने लगी थी। शर्वरी से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिससे कॉलेज का सारा बोझ हल्का लगने लगा था। सब कुछ सही चल रहा था, क्लासेस भी बढ़िया जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक सर ने असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो सुनिए सब लोग, असाइनमेंट की लास्ट डेट अगले महीने की 20 तारीख है। लेट सबमिशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अगर कोई असाइनमेंट नहीं कर पाया तो उसे सीधा फेल किया जाएगा। सर ने कहा, मतलब हमारे पास कुल 20 दिन बचे थे। मेरा 40% काम तो हो चुका था, लेकिन कुछ हिस्सों पर मुझे गाइडेंस की जरूरत थी। कई बार ऐसा होता है कि अकेले पढ़ते पढ़ते कुछ बातें समझ में नहीं आती, और यही मेरी परेशानी थी। मैंने तय किया कि लेक्चर खत्म होते ही सर से मिलूंगी, ताकि अपनी शंकाओं का समाधान कर सकूं। लेक्चर खत्म हुआ और मैं धीरे धीरे स्टाफ रूम की ओर बढ़ने लगी। दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन असाइनमेंट का काम बेहद जरूरी था। मैं जानती थी कि अगर अब गाइडेंस नहीं लिया तो आखिरी वक्त में सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर की राय लेना ही मेरा अगला कदम था। मैंने नारायण सर के कैबिन के दरवाजे पर हल्के से नॉक किया और अंदर कदम रखा तो देखा कि वहां पहले से ही एक नरगा बैठा था। उसका चेहरा मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ी थी। कुछ मिनट बाद सर ने नजरें उठाईं और मेरी ओर देखा। मिस मीरा, आइए। फिर उन्होंने उस लड़के की तरफ इशारा किया। मिलिए इनसे, ये है मिस्टर स्वामी। मैंने मुस्कुराया और उस लड़के की तरफ देखा। उसने हेलो कहने के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। जब मैंने उसे देखा, मेरे पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। डर के मारे पसीने छूटने लगे। गूस बम्स आकर मेरे पूरे शरीर से एक एक बाल खड़े हुए, क्योंकि ये वही गुंडा था, वही जिसने उस दिन सड़क पर उन लोगों की बुरी तरह से पिटाई की थी और जिसके हाथ खून से सने थे। मैंने बहुत मैनेजिन बात से पानी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझसे कुछ भी कहना या करना मुश्किल हो गया। उस दिन के घटनाक्रम की तस्वीर अब मेरे दिमाग में जैसे ताज़ा हो गई थी। वही लड़का, वही चेहरा और वही खौफ। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। मैं उस मंजर को भूली नहीं थी। उसकी लाल आंखें, उसकी गुस्से से भरी हुई हरकतें अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा थीं। हालांकि आज वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। क्लीन्स्ड, सफाई से प्रेस किए हुए कपड़े, अच्छे से ट्रिम की हुई दाढ़ी और सलीके से संवरे हुए बाल। अगर मैं उसे पहले नहीं देख चुकी होती तो शायद से एकदम शरीफ, हैंडसम लुकिंग और सभ्य मान लेती, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। मैंने उसे पहचान लिया था। ये वही गुंडा था जिसका नाम मुझे अब पता चला। स्वामी, अरविंद स्वामी। सर की आवाज से मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। इन्होंने भी मैनेजमेंट में काफी रुचि दिखाई है, और मजेदार बात यह है कि जो सब्जेक्ट आप असाइनमेंट में ले रही हैं वही स्वामी ने पिछले साल लिया था। स्वामी ने मुझे हल्की मुस्कान दी और मैं थोड़ी चौंक गई। सर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इनका काम इतना बेहतरीन था कि मैंने तो कहा था स्टेट लेवल पर सबमिट करो, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से चलना पसंद किया। खैर, हर किसी का अपना फैसला होता है। मैंने स्वामी की ओर देखा। उसकी मासूम सी मुस्कान और शांत स्वभाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी आम लड़के से अलग नहीं है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या क्रूरता का निशान नहीं था, लेकिन मैं जानती थी उसकी असली असलियत क्या है। वो एक खतरनाक गुंडा है, बेरहमी से लोगों की पिटाई करता है। उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपी हिंसा और खतरनाक रवैये को मैं भूल नहीं सकती थी। जबकि वो यहाँ कॉलेज में मेरे सामने बैठा सभ्य और सौम्य अंदाज में बर्ताव कर रहा था, मुझे पता था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी हर मुस्कान, हर हाव भाव जैसे एक नकाब था जो उसकी असली पहचान को छिपा रहा था। उसकी शांत आंखें मुझे विचलित कर रही थी। मैं सोच रही थी, क्या बाकी लोग भी उसकी इस असली सच्चाई से अनजान हैं, या फिर वह सबको बेवकूफ बना रहा है? स्वामी ने बिना एक पल की देरी किए मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। उसकी आवाज में इतनी सहजता और आत्मविश्वास था कि जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। उधर मेरे दिल की धड़कनें,
बेतहाशा तेज हो रही थी, पर उसकी चेहरे पर इतनी शांति थी जो मुझे अंदर से और भी बेचैन कर रही थी। मैंने धीमे स्वर में पूछा, सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप वापस कब आ रहे हैं? नारायण सर अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुकते हुए बोले, 2 हफ्ते बाद ही वापस आऊंगा मिस मीरा, इसलिए कह रहा हूं कि इनसे मदद ले लो। अरविंद एक समझदार लड़का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरविंद स्वामी ने एक बार फिर हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा, मानो वह यह साबित करने पर तुला हो कि वह पूरी तरह भरोसे के लायक है। पर मेरा मन अभी भी उस दिन की डरावनी तस्वीरों में उलझा हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने अपने अंदर के डर को जैसे तैसे दबाया, जैसे अपने भीतर की हलचल को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश कर रही हूं। जैसे ही हम दोनों सर के केबिन से बाहर निकले, स्वामी ने मेरी तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तो मिस मीरा, आप कहाँ से हो? अब उस गुंडे के आसपास और एक पल भी रुकना मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो छाती से बाहर ही निकल जाएगा। मेरी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में गूंज रही थी। उसकी मुस्कान, उसके सवाल, सब कुछ मेरे अंदर डर और घबराहट की लहरें छोड़ रहा था। मैंने हड़बड़ी में कहा, सो सॉरी, हम कभी और किसी टाइम बात करते हैं। अब मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, बाद में मिलते हैं। उसने जवाब देने से पहले बस मुझे देखा, लेकिन मैंने उसकी ओर मुड़कर देखे बिना ही तेजी से कदम बढ़ाए। सच कहूँ तो मैं वहां से भाग रही थी। मेरी चाल इतनी तेज थी कि शायद किसी को भी यह अजीब लगा हो। मैं उस स्वामी गुंडे से भागने में तो सफल हो गई, लेकिन अब मेरे सामने एक और बड़ी समस्या थी। मेरी असाइनमेंट, सर से मदद चाहिए थी, लेकिन उस गुंडे के पास वापस जाना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। किसी भी हाल में मैं उस झमेले में नहीं फंसना चाहती थी। तो अब क्या करूं? असाइनमेंट पूरी करनी है, लेकिन बिना मदद के ये काफी मुश्किल लग रहा था। मेरा मन घबराहट और तनाव से भर गया था, जैसे सब कुछ मेरी पकड़ से बाहर होता जा रहा हो। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई रास्ता तो होगा। मैंने ठान लिया कि इस बार हार नहीं मानूंगी। मैं खुद से सोचने लगी, क्या मैं अपने दोस्तों से मदद ले सकती हूँ, या फिर इंटरनेट पर सर्च करके कुछ जानकारी जुटा सकती हूँ। मैंने खुद को तसल्ली दी, मुझे अपना सपना पूरा करना है। कोई भी ये गुंडा, कोई भी ये परेशानी मुझे रोक नहीं सकती। फिर मैं लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। वहाँ किताबों के ढेर में खो जाना मुझे थोड़ा सुकून देता था। मैंने किताबों के बीच अपना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन आधा दिन गुजर गया और मुझे कुछ खास हाथ नहीं आया। हेलो मिस मीरा। सामने से आवाज आई, होला। मैंने सिर उठाकर सामने देखा तो वो वही था। क्या नाम था इसका? नारायण सर के ऑफिस वाला गुंडा, पर क्या नाम बताया था सर ने? मैं स्वामी। नारायण सर के कैबिन में मुलाकात हुई थी हमारी। जी जी मिस्टर स्वामी, मुझे याद है। तो क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए असाइनमेंट में? नहीं नहीं, सब ठीक है। सॉरी, हाँ सर, काम है। सो अब मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। हम बाद में कभी बात करते हैं। ये बोलकर मैंने अपनी सारे बुक्स समेटे और वहां से निकल गई बिना पीछे मुड़े। समझ नहीं आ रहा ये गुंडा बार बार क्यों आ रहा है मेरे सामने, और कब तक मैं इससे बचते भागती रहूं। मैं परेशान होकर अपने हॉस्टल रूम में आ गई और शर्वरी ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो समझ गई हो कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हे मीरा, सब ठीक है ना? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? शर्वरी ने पूछा। उसकी आवाज में वो सारा प्यार और परवाह था जैसा सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही दिखा सकता है। मैंने ऑलमोस्ट रोते हुए जवाब दिया, नहीं शर्वरी, कुछ ठीक नहीं है। मेरी असाइनमेंट पूरी नहीं होने वाली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, और ऊपर से एक गुंडा है जिससे मैं बचते हुए भाग रही हूँ। शर्वरी का चेहरा और भी चिंतित हो गया। ओ माय गॉड, क्या वो तुम्हें स्टॉक कर रहा है? अगर ऐसा है तो हमें हॉस्टल वार्डन को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे अब इस बात का बटकट नहीं बनाना। इट्स ओके,
मैं हैंडल कर लूंगी, मैंने जल्दी से कहा, जैसे किसी भी तरह इस बात को खत्म करना चाह रही थी। शर्वरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ और सोच रही हो। मीरा, मेरी बात सुन, अगर ये सिचुएशन हाथ से भी बाहर हो गई तो मैं खुद तुम्हें लेकर वार्डन के पास जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी, ओके? उसने गंभीरता से कहा। मैंने घबराकर कहा, अब तो कुछ ऐसा भी ऐसा स्टूपिड गिरी मत कर जिससे मैं और तकलीफ में आऊं। तुम्हें पता है मुझे ज्यादा हाईलाइट होना, लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। ये सुनकर शर्वरी ने जवाब दिया, हाँ बाबा, पता है मुझे, मैं कुछ नहीं करूंगी और तुम्हें बताए बिना तो कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। शर्वरी का ये जवाब सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। समझ नहीं आ रहा था कि असाइनमेंट का अब क्या करूं। डेडलाइन सिर पर थी और दिमाग पूरी तरह से खाली। कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास सिवाय इंटरनेट की मदद के। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और चैट जीपीटी पे जाकर असाइनमेंट की मदद मांगनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जवाब आते गए और मैंने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली। पर सच कहूं तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, असाइनमेंट पूरी हो गई थी, लेकिन मैं खुद से खुश नहीं थी। मन ही मन ये बात चुभ रही थी कि अगर पढ़ाई इंटरनेट से ही करनी थी तो कॉलेज की इतनी भारी भरकम फीस क्यों भरी। उस पल मुझे खुद पर शर्म सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खुद से, अपनी मेहनत से और उस भरोसे से समझौता कर लिया हो जिससे मैंने ये सफ़र शुरू किया था। असाइनमेंट पूरी थी, लेकिन सैटिस्फैक्शन, वो कहाँ खो गया था। आप हमारी जान